Everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about part 3 of digestive system एंड एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ एनिमल्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसोफेगस की। जो इसोफेगस है उससे पहले हमने क्या बात की थी, हिस्टोलॉजी पढ़ी थी हमने एलिमेंट्री कैनाल की। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेरोसा सबसे आउटर लेयर होती है। तो इसोफेगस के अंदर सेरोसा नहीं होती। सेरोसा की जगह पे इसोफेगस की लाइनिंग में ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है एज अ लाइनिंग, एज अ कवरिंग ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप होती है। ठीक है, इसके दो अपर्चर होते हैं। एक अपर्चर होता है जो माउथ में ओपन होता है। जो माउथ में ओपन होता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, क्योंकि माउथ का के बाद फेरिंग्स वाला रीजन आता है। तो ओरोफेरिंग्स वाला रीजन जो है, जो माउथ में बक्कल कैविटी में जो ओपन होता है, ठीक है। और एक होता है जो स्टमक में ओपन होता है। तो हमारा जो दो अपर्चर पाए जाते हैं ओरोफेरिंग्स के अंदर, एक होता है ग्लोटिस और एक होता है गुलेट। एक होता है ग्लोटिस, एक होता है गलट। ठीक है, तो ग्लोटिस जो है उसकी जो कवरिंग है वो होती है एपिग्लोटिस, मतलब उसको की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कौन करता है? एपिग्लोटिस। तो जो ग्लोटिस है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और गलट जो है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि जो ओरोफेरिंग्स है, उस ओरोफेरिंग्स में दो अपर्चर पाए जाते हैं, एक होता है ग्लोटिस, एक होता है गलट। तो ग्लोटिस कहाँ पे होता है? वेंट्रल साइड में, और गलट कहाँ पे होता है? डोर्सल साइड में। ठीक है, ग्लोटिस जो है वो लैरिंग्स वाले रीजन में होता है। लैरिंग्स को क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स, जहाँ से साउंड इमर्ज होती है। ठीक है, और जो गुलेट वाला पार्ट है वो डोर्सल अपर्चर है, जो कहाँ पे ओपन होता है? इसोफेगस में ओपन होता है। और एपिग्लोटिस क्या करती है? ग्लोटिस को कवर करती है। ये एक फ्लैप होता है, एक कवरिंग होती है। ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। और ये क्या करती है? जब भी स्वेलिंग हो, स्वोलोविंग हो, जब हम फूड को निगल रहे होते हैं उस टाइम पे ये हमारी विंड पाइप को क्लोज कर देती है, ताकि हमारा फूड कहाँ पे चला जाए? इसोफेगस में चला जाए और फिर स्टमक में चला जाए। अब इसोफेगस कहाँ पे ओपन होता है? स्टमक के अंदर होता है। स्टमक हमारी बॉडी में, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो चर्निंग ऑफ फूड में हेल्प करता है और उसका काइम बनाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जे शेप्ड का है, काइंड ऑफ जे शेप इसकी शेप होती है। जे जैसी इसकी शेप दिखती है। पार्ट्स की बात करें तो हमारा जो स्टमक है उसको हम कार्डिक रीजन में, और हम इसको फंडस रीजन में, ये फंडस रीजन है, कार्डिक रीजन है, ये बॉडी वाला रीजन है, और ये पायरोलिक रीजन है। तो इन चार रीजन्स में हम स्टमक को डिवाइड करते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलस। ये चार पार्ट होते हैं हमारे किसके? स्टमक के। अब जो स्टमक है उसमें दो ओरिफिस होते हैं। ओरिफिस क्या मतलब? दो ओपनिंग होती हैं। एक कार्डिक ओरिफिस होता है। अब देखो, कार्डिक रीजन यहाँ पे है, तो इसोफेगस जहाँ पे ओपन हो रहा है वो कार्डिक हो गया। और एक हमारा क्या होगा? पायरोलिक ओरिफिस। पायरोलिक ओरिफिस वो जो डोडनम में ओपन होगा। डोडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो हमने क्या देखा कि दो हमारी ओपनिंग होती है स्टमक के अंदर। एक ओपनिंग जहाँ पे हमारा इसोफेगस ओपन होता है उसको कार्डिक ओरिफिस बोलते हैं। एक ओपनिंग जो पायरोलिक ओरिफिस होता है, जो हमारा डोडनम में ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब जो स्टमक होता है वो फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर करता है। अब जो फूड है वो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से या मस्कुलर मूवमेंट की वजह से, चर्निंग ऑफ फूड की वजह से, हमारा जो फूड है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। और जब वो मिल जाता है फूड एसिड के साथ, तो उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। यहाँ पे जो HCl है वो क्या करता है? वो एक एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है हमारे किसको? स्टमक को। ठीक है, स्टमक के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहे हैं उनको एक एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, और वो पीएच कितना होता है? 1.8 पीएच होता है। ठीक है, जो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है, क्योंकि जो पेप्सिन होता है वो स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो उसको पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl की जरूरत पड़ती है। और ये सलाइवा को भी यहाँ पे क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि सलाइवा हमारी काइंड ऑफ एल्कलाइन होती है और HCl हमारा एसिडिक होता है। अब यहाँ पे जो HCl है वो हमारा
एसिडिक होने की वजह से वो स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस और स्टमक के अंदर बाइकार्बोनेट सिक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टमक की लाइनिंग को लुब्रिकेट करते हैं। और जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसल एपिथेलियम, उसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, HCl से। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब है ऐसी ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहली ग्लैंड होती है चीफ सेल्स। इसका नाम चीफ सेल्स भी होता है, पेप्टिक सेल्स भी होता है और जाइमोजन सेल्स भी होता है। क्या होता है, चीफ सेल भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं और जाइमोजन सेल्स भी इसको बोला जाता है। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, बेसल होती है इनकी लोकेशन। और ये कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है, प्रो एंजाइम्स एंड जाइमोजिन्स। प्रो एंजाइम्स एंड जाइमोजिन्स वो एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, पेप्सिनोजेंस एंड प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो रेनिन में कन्वर्ट होगा, पेप्सिनोजन जो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। प्रोरेनिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन, ठीक है। यहाँ पे डबल एन है, ठीक है, डबल एन वाला रेनिन है ये, ठीक है। तो ये प्रो रेनिन और पेप्सिनोजन पेप्सिन में और रेनिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एक्टिव एंजाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि HCl इनको एसिडिक pH प्रोवाइड करेगा। अब जो प्रोनेनिन होता है वो चाइल्डहुड में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। एडल्ट्स में प्रोनेनिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा अमाउंट में मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोनेनिन की जरूरत पड़ती है। तो ये सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट के अंदर नहीं होता, ठीक है। और हमारी जो चीफ सेल्स हैं या पेप्टिक सेल्स हैं या जाइमोजन सेल्स हैं, वो कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज करती हैं। और लाइपेज क्या करता है, फैट के डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। और पेप्सिन और रेनिन क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो सेल्स होती हैं वो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, जिसको पेरिटल सेल भी बोला जाता है। ऑक्जेंटिक सेल या पेरिटल सेल ये लार्ज होती हैं, और जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसकी वॉल्स के ऊपर बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या रिलीज़ करती हैं, HCl रिलीज़ करती हैं और कैस्ट्रॉल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो HCl है उसका रोल क्या है, हमने पढ़ा कि यहाँ पे पेप्सिनोजन चीफ सेल्स के थ्रू रिलीज़ किए जाएंगे और प्रोरेनिन रिलीज़ किया जाएगा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। उसको HCl क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन और प्रोरेनिन की एक्टिव फॉर्म है रेनिन। उसके बाद होती है म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स थ्रू आउट द सरफेस ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। म्यूकोसल एपिथेलियम सबसे इनर लेयर होती है हमारी स्टमक की, जहाँ पे प्रेजेंट होता है म्यूकस नेक सेल्स। वो क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती हैं, ताकि HCl से अपने आप को या बहुत अलग सेल्स जो हैं या ग्लैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आती है हमारी एंडोक्राइन सेल्स और आर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है। ये भी बेसल पार्ट पे प्रेजेंट होती है स्टमक के, और इनको 3 सेल्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, D सेल्स, और एक होती है एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स, जिसको ECL, E से एंट्रोक्रोमोफिन, C लाइक सेल्स, ठीक है, ECL सेल्स, एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, ECL सेल्स, और G सेल्स, 3 सेल्स में डिवाइड किया जाता है। तो D सेल्स क्या सिक्रेट करती है, सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करती है। सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। देखो वेसो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल से है। वेसो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल से। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वेसो मतलब ब्लड वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब क्या करेगा, ये जो भी हमें हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड्स होंगी उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब उनके सिक्रेशन को, उनके रिलीज को सुप्रेस कर देगा, क्योंकि हार्मोन हमेशा ब्लड में रिलीज होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब हार्मोन की रिलीज को सुप्रेस करना, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन क्या है, इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, ECL सेल्स सेरोटोनिन सिक्रेट करती हैं और हिस्टामिन सिक्रेट करती हैं, ठीक है। सेरोटोनिन और हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, सेरोटोनिन तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जो न्यूरल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और हिस्टामिन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल को डायलेट कर देता है जब भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। डायलेट करके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। डायलेट करेगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, इंजरी की साइड पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और G सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिन, जो
गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि भाई जाओ और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करो। अब जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर वाटर 99.5% होता है, HCl 0.2 टू 0.3% होता है, उसका pH 1.5 टू 2.5 होता है, और वो म्यूकस, कुछ पार्ट उसमें, रेस्ट पार्ट क्या है, म्यूकस का है, ठीक है, और वाटर का है। तो जो और कुछ इसमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, प्रोरेनिन जो रेनिन के इनएक्टिव फॉर्म है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो लाइपेज जो क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, वाटर होता है, HCl होता है, और म्यूकस होता है, ये सारा गैस्ट्रिक जूस में आता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमने अभी पढ़ी थी, ओजेंटिक, पेरिटल, ठीक है, चीफ ग्लैंड्स, इन सब के थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है। और उसको स्टिमुलेट कौन करती है, जी सेल्स, बाय सिक्रेटिंग गैस्ट्रिन, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की। अब इंटेस्टाइन को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी पहले बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डोडेनम, जेजुनम और इलियम में। जो डोडेनम होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जेजुनम जो होता है 1 मीटर लॉन्ग होता है, और इलियम सबसे लॉन्गेस्ट होता है, 2 मीटर लॉन्ग होता है। जो डोडेनम है वो रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी होती है, रेट्रोपेरिटोनियल। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग है वो मॉडिफाई हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, लूमेन है, वो मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पूरा डाइजेशन होता है हमारा, और जो न्यूट्रिएंट है या डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंस होती है परमानेंट डीप फोल्ड्स की, और वो डीप फोल्ड कौन फॉर्म करता है, म्यूकोसा फॉर्म करती है, ठीक है। और उन डीप फोल्ड्स को बोला जाता है प्लीकाई सर्कुलेरिस और वाल्वुलाई कोनिवेंटाई और वाल्व्स ऑफ कर्कलिंग। मतलब कि ये विलाई है, विलाई एंड माइक्रोविलाई इनको हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी फोल्ड्स बन जाते हैं, जिसको विलाई एंड माइक्रोविलाई बोला जाता है। किसके बनते हैं ये डी फोल्ड्स, म्यूकोसा लेयर के बनते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं, ये जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया होता है इंटेस्टाइन के लूमेन का, उसको बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको भी तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, केकम, कोलोन एंड रेक्टम में। केकम, कोलोन एंड रेक्टम में जो केकम होता है वो लोअर एंड होता है इलियम का, जो किस में ओपन होता है, इलियोकेकल जंक्शन पे ओपन होता है, इलियोकेकल जंक्शन पे। अब जो इसकी ओपनिंग है वो इलियोकेकल वॉल्व के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो केकम स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है, ये 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोकेकल ओरिफिस प्रेजेंट है। ओरिफिस क्या, ओपनिंग, ठीक है। और ये एक वोम जैसा दिखाई देता है, और ये केकम से ही अराइज होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। देखो, दो केकम के नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे इलियोकेकल ओरिफिस है, ठीक है, जिसमें इलियम ओपन होता है, ठीक है। ये वोम जैसे दिखाई देता है। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। और ये 2 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, मतलब इसका साइज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में पाए जाते थे और आज भी ह्यूमन लाइफ में या ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, पर इनका कोई यूज़ नहीं है। तो आपने देखा होगा किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो अपेंडिक्स है ये बढ़ जाता है साइज में, तो 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। फिर केकम, केकम क्या है, वेल डेवलप्ड होता है रैबिट के अंदर। केकम क्या था, लोअर पार्ट है जिसमें इलियम ओपन होता है, इलियोकेकल जंक्शन में ओपन होता है। इलियोकेकल जो ओरिफिश है उसमें एक वोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। 2 to 20 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और केकम जो है वो ह्यूमन बींग्स में कम डेवलप होता है, और रैबिट में सबसे अच्छी तरह से ये डेवलप होता है। नेक्स्ट होता है कोलोन। कोलोन में 3 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग पार्ट, एक ट्रांसवर्स पार्ट, एक डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ब्रॉड होती है, ठीक है, वो ब्रॉड होती है। तो उसमें असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट है। ये अबाउट 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, कौन से फाइबर्स, मस्कुलारिस लेयर के फाइबर्स, जो सेकेंड लेयर होती है लाइनिंग में, उसकी फाइबर्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स बना लेते हैं। 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स बना लेते हैं, जिसको टीनिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टीनियाई कोलाई, ठीक है। अब हमारा
रेक्टम की बात करते हैं जो कि एंड पॉइंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये स्टोरेज चैम्बर है फिशेस के लिए, इसमें हमारा वेस्ट स्टोर होता है। ये हमारे स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर एनल कैनाल में ओपन होता है, एनस में ओपन होता है। इसकी अंदर हमारी वीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो वीन्स अगर इनलार्ज हो जाती हैं कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे तो वो बाहर की तरफ आ जाती हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है उनमें, जिसको हम हेमरोइड्स बोलते हैं। ठीक है। एनल कैनाल ओपन होती है एनएस के थ्रू बाहर, जिसके थ्रू हम अपने एक्सक्रीट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अब जो एनएस है वो एनल स्पिंचर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब एनल स्पिंचर दो होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है। और एक होता है एक्सटर्नल वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा पे मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा पे बेस्ड होता है कि भाई हम इसको एम्पेटी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।